गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्लास 24 आपनू राजस्थान में मैं यशवंत कुमार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए अपन जनरल साइंस पढ़ने वाले और बचे हुए जो महज 57 डेज हैं, इन 57 डेज में अपन वो करने वाले हैं दोस्तों जो शायद अब तक नहीं किया होगा। और सबसे पहले तो एक बार मैं आप लोगों से कहूँगा कि मुझे कमेंट्स करके एक बार ये बता दो कि ऑडियो वीडियो आप लोगों को प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एक बार ऑडियो वीडियो के लिए आप कमेंट्स कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं और चर्चा करें अपन। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो बता रहा था आप लोगों को दोस्तों, अगर जनरल साइंस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन आने, पूरा सिस्टम आपको मैं समझाऊंगा इस इंट्रोडक्टिव क्लास में, और मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, ठीक है ना। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? चलिए, कमेंट्स करते रहना भाई, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो सबसे पहली बात कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के अंदर यदि हम चर्चा करें तो इस भर्ती के अंदर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पूरा फंडा समझाने वाला हूं, फिर अपन साइंस पढ़ने वाले। वैसे मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं और 25 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। सबको पता है दोस्तों कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती NTRA तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट आसान तरीका, हालांकि मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरह से जूनियर अकाउंटेंट और TRA भर्ती में आसान तरीके से आप लोग सिलेक्शन ले पाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है। कमेंट्स आप लोग करते रहना, जो भी आपको कुछ पूछना हो बताते रहना। आज प्रथम दिवसीय क्लास है। सीलू बिश्नोई गुड मॉर्निंग, भावेश जी गुड मॉर्निंग डोंगरपुर से, बहुत अच्छी बात है। जय जौहर। चलिए, क्वालिटी प्रॉपर मिल रही है आपको, फिर भी आपको अगर क्वालिटी और भी बेहतरीन चाहिए तो आप अपने मोबाइल फोन से जो है क्वालिटी को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना, एडवांस में जाके, और 430 730 वगैरह वगैरह पे आप कर सकते हैं। चलो आ जाओ। तो दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट TRA भर्ती में एक तो आपका पेपर फर्स्ट है। इन चीजों में मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो पहले इनके बारे में बता चुके हैं, इसलिए मुझे बताने की इतनी ज्यादा आवश्यकता है नहीं, ठीक है। और एक आपका पेपर सेकंड में आपकी ऑडिट BO, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की अकाउंटेंसी, GF&AR, RSR और इकोनॉमिक्स, ये 6 सब्जेक्ट है। जबकि प्रथम प्रश्न पत्र में आप लोगों के जो सब्जेक्ट है उनमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर और GK है, जिसके अंदर अपन जो है दोस्तों वो कौन सा पढ़ने वाले हैं ये देखिए। अपन बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट में जनरल साइंस की। किसकी बात करने वाले हैं? जनरल साइंस की बात करने वाले हैं, और जिसके 25 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। जी हाँ दोस्तों, पुस्तक जो मार्केट में आज सबसे ज्यादा प्रचलित है मेरी, उसी पुस्तक का पूरा कंटेंट आपको मैं पढ़ाऊंगा। काफी सारे विद्यार्थी जानते नहीं है भूमिका पब्लिकेशन की बुक को, वो कंटेंट आपको यहाँ पर जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है। VLC गुड मॉर्निंग भाई, सिया शर्मा गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए आ जाओ दोस्तों, सीधे सीधे अपने मकसद पे आ जाओ। मकसद अपना जनरल साइंस पढ़ना है, और जनरल साइंस में मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर जनरल साइंस में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जो आपकी क्लास लग रही है ये 25/25 ओरिएंटेड क्लासेज है, और जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। अगर अभी तक आपने साइंस का S भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ ये जो कंटेंट है ये रेडी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जनरल साइंस के अंदर अपने जो सब्जेक्ट है, देखिए अपन सब्जेक्ट डिवाइड करते हैं। पहले एक तो अपने केमिस्ट्री दिया हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री की लगभग 4 यूनिट है अपने, ओके। एक अपने दिया हुआ है दोस्तों फिजिक्स, और फिजिक्स की भी 4 से 5 यूनिट है। इंट्रोडक्टरी यूनिट को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं इसमें। इसके अलावा जो है अपने, अब इस फिजिक्स के अंदर ही, फिजिक्स के बाद हालांकि वो फिजिक्स के अंदर ही काउंट है एक तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग तो, और वैसे देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी।
आज तक आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपको पढ़ाऊंगा तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। सर कब का आपका वेट कर रहे थे? ओके भाभी जी, आ गया हूं मैं, चिंता ना करें, शेयर कर दें बस एक बार सेशन को। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। वीडियो जैसी भर्ती में ज्यादा क्वेश्चन भी उठा लिए थे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। टेक्नोलॉजी को लेके किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं, आराम से पूरा आप लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी, आईसीटी, ठीक है, संचार संप्रेषण, इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। अभी तो 57 डेज बच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 57 डेज की जरूरत ही नहीं है मुझे। आप तो ये कह रहा हूं कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब रोजाना मेरी क्लास को पढ़ना, साथ के साथ में लिख लेना बस, और किसी भी बुक से लेके, ठीक है, और आप क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव निकाल लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बचता है अपना बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी एनवायरमेंट भी है अपना साथ में, तो आजकल बायोलॉजी में काउंट होता है, वैसे अलग से एनवायरमेंट है इसके अंदर, पर्यावरण। ये है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है मैक्सिमम, कम से कम आप मान के चलिए लगभग 11 से 12 क्वेश्चन जो है वो आपके बायोलॉजी से आएंगे, ठीक है। यहां से आप मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे, ठीक है। लगभग मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आएंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन ही आपके केमिस्ट्री से आएंगे। ये अपना एवरेज रहता है, ठीक है। क्योंकि पहले भर्ती आरपीएससी ने करवाई थी, और अब जो भर्ती है वो करवा रहा है अधीनस्थ बोर्ड, इसलिए पेपर में तो स्वाभाविकता की बात है कि अपन सबको पता है कि थोड़ा सा मामला टफ रहने वाला है, ठीक है। जीवराज गुड मॉर्निंग भाई, मामला थोड़ा टफ रहने वाला है, लेकिन मैं एक बार फिर और आखिरी बार एक बात कहूंगा, आज तक साइंस नहीं पढ़ी है तो आज से मेरी इस क्लास में रेगुलर रहना, आप 25/25 करके आओगे, ये मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। आपके नोट्स में दिखा दूंगा, देख भैया है ना यहाँ पे, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया अपना आउटलाइन क्राइटेरिया कि क्या आपने को करना है। अब शुरुआत हम कहां से करते हैं? जो मैक्सिमम है वहां से करते हैं। शुरुआत अपन मैक्सिमम से करेंगे, अपन चलेंगे यूं उल्टा, पहले मैक्सिमम वाला बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर अपन बायोलॉजी कंप्लीट करके टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी कंप्लीट करके फिर अपन फिजिक्स पढ़ेंगे, और फिजिक्स कंप्लीट करके फिर अपन क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ेंगे। इस तरह से अपन चलने वाले हैं, ठीक है, ओके। ऊपर से नीचे नहीं आना है भैया, ऊपर से नीचे आने के लिए थोड़ी पढ़े, हम तो नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ी अपना लो। चलो अब बायोलॉजी की बात करते हैं, और सीधे ही सिलेबस आप सब लोगों ने देख लिया होगा, तो मुझे सिलेबस डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय वैसे ही कम है। एक एक दिन अगर अपन इन सब चीजों के अंदर इस तरह से निकाल देंगे, इंट्रोडक्शन वगैरह में ही अगर अपन समय को पूरा कर देंगे दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि अपने पास इतना समय है कि अपने को इन सब चीजों में समय को गंवाना चाहिए। हाँ भाई, यूट्यूब पर फ्री है भैया, बिल्कुल आ जाओ। देखो अब शुरू करते हैं, एक बार वॉइस के लिए मुझे कमेंट्स कर दो। क्योंकि वॉइस में थोड़ा सा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कोई डिस्टरबेंस हो रहा होगा, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। बने रहिए आप, चेक कर लेता हूँ। बता देना एक बार। और सुधार कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं हो। शेयर कर दो एक बार सेशन को। चलिए, देखो आज तो जैसी है पढ़ लो, ठीक है। कल इसमें जो भी कोई छोटी मोटी टेक्निकल चीजें आपके लिए और ठीक हो जाएगी, है ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी सिलेबस से बाहर नहीं जाऊंगा, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। सभी को गुड मॉर्निंग, आ जाइए। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, आज बायोलॉजी की इस क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक उठा लेता हूं आप लोगों के। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये टॉपिक है, सबको पता है क्या क्या है, ठीक है। इकोलॉजी है आप लोगों के,
रोग विज्ञान है, आप लोगों के न्यूट्रिशंस है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के जो है वो कुछ एग्रीकल्चर के बारे में, प्लांट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट एनिमल्स, ठीक है, या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स है, इन सब के बारे में दिया हुआ है। और एक बार पुनः घबराने की जरूरत नहीं है, अगर साइंस में एस भी नहीं पढ़ा है तो मेरी क्लास में आज से साथ आ जाइए। चलो अब प्रारंभ करते हैं अपन यहाँ से। तो सबसे पहले अपन बात जो शुरू करते हैं दोस्तों, वो अपन करते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में दिया है। कॉपी पेन लेके बैठो भैया, साथ में नोट करना, रेगुलर चलेगी क्लास शुरू से एंड तक। 57 दिन बचे हुए, मुझे चाहिए भी नहीं 57 दिन इतने, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे जंतुओं का आर्थिक महत्व। जंतुओं का आर्थिक महत्व, बहुत ही आराम से और धीरे धीरे चलूंगा, ठीक है, आराम से नोट भी करना, साथ में क्वेश्चन भी बताते चलूंगा। जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल। इस बिंदु की हम बात करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं, हम यहाँ पर जो बात करने वाले दोस्तों, वो हम बात करेंगे किसकी, वो हम बात करेंगे जंतुओं का आर्थिक महत्व क्या है, इसके विषय में हम बात करेंगे। जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में अगर मैं यहाँ पर कुछ बोलूं तो सबको ये बात समझ में आती है कि जंतु सब जानते हो, जीव जंतु, ठीक है। आर्थिक महत्व का मतलब है इनसे धन अर्जन कैसे हो, यानी कि हम एक बात लिख सकते हैं कि जंतुओं का पालन, ऐसे लिखिए, जंतुओं का पालन उनसे प्राप्त होने वाले, जंतुओं का पालन उनसे प्राप्त होने वाले, जंतुओं का पालन उनसे प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं, उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के लिए, उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के लिए, जंतुओं का पालन उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के लिए किया जाता है, उत्पादों के लिए किया जाता है, जिनसे बोले तो उत्पादों से, जिनसे अर्थ अर्जन किया जाता है, धन अर्जन किया जाता है, जिनसे अर्थ अर्जन किया जाता है, अर्थ अर्जन किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, अर्थ अर्जन किया जाता है। और अर्थ अर्जन किया जा रहा है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि आर्थिक लाभ होने वाला है। श्रीराम कह रहे बोले सर स्क्रीन सही से शो नहीं हो रही, स्क्रीन सही से शो हो रही है, आप लोग जो है एक बार चेक कर लीजिए और क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आप लोग एक बार क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, मैंने मेरी साइड से चेक कर लिया, सब सही है। आप क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा अपने मोबाइल में जाके, ठीक है। अब बात आती है कि साहब जंतुओं का पालन उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के लिए किया जाता है और जिनसे अर्थ अर्जन होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं आर्थिक महत्व, जंतुओं का आर्थिक महत्व। अब जंतुओं के आर्थिक महत्व के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जीव जंतु को पालन करना पड़ता है, उनका संवर्धन करना पड़ता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल साथ में लिखो, बिल्कुल साथ में लिखो। तो जंतुओं के उत्पाद प्राप्त करने के लिए इनका पालन या संवर्धन किया जाता है, नीचे लिखिए, जंतु उत्पाद प्राप्त करने के लिए, जंतु उत्पाद प्राप्त करने के लिए इनका पालन व संवर्धन, इनका पालन व संवर्धन किया जाता है, इनका पालन व संवर्धन किया जाता है, पालन व संवर्धन किया जाता है, ठीक है। ओके, ये तो बेसिक सी बात हो गई। अब पालन और संवर्धन की हम जब बात करते हैं तो कौन कौन से जीव हैं जिनका पालन और संवर्धन हम करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला, ठीक है, लिखो, सबसे पहला मधुमक्खी पालन। एक तो हम बात करेंगे किसकी, मधुमक्खी पालन की, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर जिसको कहते हैं, सारी बात करेंगे। दूसरा है दोस्तों रेशम कीट पालन,
रेशम कीट पालन की हम बात करेंगे। रेशम कीट पालन के अलावा हम जो बात करेंगे, मछली पालन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मछली पालन की बात करेंगे। मछली पालन के अलावा दोस्तों मुर्गी पालन की बात करेंगे। मुर्गी पालन की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान रखना। हालांकि सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में लाख संवर्धन, ठीक है। इसके बाद में लाख संवर्धन, लाख संवर्धन। इसके बाद में मोती संवर्धन। मोती होता है ना, मोती, जो मोती पहनते हैं, मोती संवर्धन। मोती संवर्धन, संवर्धन का मतलब हो गया पालन करना। संवर्धन का मतलब क्या हो गया? पालन करना हो गया, तो मोती संवर्धन हो गया। इसके अलावा पशुपालन हो गया, डेयरी, ऊन, ठीक है, ये सब हो गए। तो पशुपालन एक हो गया, पशुपालन। इसके अलावा एक हो गया आर्थिक, जब आर्थिक महत्व की बात कर रहे हैं तो डेयरी उद्योग भी आएगा। तो डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग क्या आएगा दोस्तों? डेयरी उद्योग आएगा, ठीक है। इसके अलावा जब आर्थिक बात करें, जंतुओं से हम अर्थ अर्जन की बात करें, धन कमाने की बात करें, तो ऊन उद्योग आएगा। कौन सा आएगा? ऊन उद्योग आएगा। और इसके अलावा यदि हम एक और बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो वो है प्रवाल या प्रवाल भित्तियां। क्या है? प्रवाल या प्रवाल भित्तियां। प्रवाल या प्रवाल भित्तियां। प्रवाल या प्रवाल भित्तियां, ये हो गया अपना मामला सारा। ये सारे बिंदु अपन कौन सी यूनिट में पढ़ने वाले हैं? ये सारे यूनिट हम पढ़ने वाले हैं अपने इसमें, बोले तो जंतु के आर्थिक महत्व में। तो जंतु का जो आर्थिक महत्व है, इस आर्थिक महत्व में हम ये सारी बातें करने वाले हैं। मधुमक्खी पालन के बारे में हम बात करने वाले हैं, रेशम कीट के पालन के बारे में, मछली पालन के बारे में, मुर्गी पालन, लाख संवर्धन, मोती संवर्धन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, ऊन उद्योग, प्रवाल या प्रवाल भित्तियां। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे जंतुओं से हमें प्राप्त होने वाले उत्पादों में शामिल है, जिनसे हम अर्थ अर्जन कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा बड़ा लिखूं? ओके, चिंता ना करें, बिल्कुल मैं बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं अपन। पहला जो बिंदु है, इसको लेकर अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों पहला बिंदु अपना कौन है? मधुमक्खी पालन। लीजिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं अक्षरों को, कोई बात नहीं है। लिखो, हेडिंग लगाइए नंबर 1, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। नंबर 1 हेडिंग लगाए, अब ठीक है। नंबर 1 लिखिए दोस्तों, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन। अब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं कि मधुमक्खी पालन होता क्या है, क्या क्या इसको बोलते हैं, किस तरह से एग्जाम में प्रश्न, पहले भी यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट में, एलडीसी में, चाहे आरपीएससी की बात हो और चाहे यहाँ पर बात हो अकाउंटेंट की, तो किस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे गए और किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो करते हैं दोस्तों, हाँ भाई मैंने बड़ा लिखना प्रारंभ कर दिया है, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब बात आती है मधुमक्खी पालन क्या है। तो दोस्तों, अर्थ कमाने के लिए, क्या करने के लिए? अर्थ कमाने के लिए आधुनिक विधियों को अपनाते हुए, या सीधी भाषा में लिखो सबसे पहले मधुमक्खी पालन को, पहली लाइन लिखेंगे, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। पहली बात आपको याद हो जानी चाहिए। 2011 या 13 की अकाउंटेंट की भर्ती थी, देख लेना, उसके अंदर पूछा कि एपीकल्चर क्या है। सीधा प्रश्न पूछा एपीकल्चर क्या है, तो वो मधुमक्खी पालन है। हालांकि इतनी आसान प्रकृति का प्रश्न अब पूछने की संभावना क्या है? कम है, ठीक है। वॉइस वगैरह प्रॉपर है, तो इस वॉइस को थोड़ा और भी ठीक कर देंगे, जो बीच में सुर की आवाज आ रही है ये भी आप लोगों की कल खत्म कर देंगे। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें, इनकी सेटिंग करना मुझे आता नहीं है, मैं कर दूंगा लेकिन, ओके। चलिए, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। आगे लिखेंगे, आधुनिक विधियों को, आधुनिक विधियों
आधुनिक विधियों या यूं लिख दो वैज्ञानिक तरीकों को, वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक तरीके, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए मधुमक्खियों का पालन करना, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए मधुमक्खियों का पालन करना, मधुमक्खियों का पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने जो तरीके हमें बताए हैं वो तरीके अपनाते हुए यदि हम क्या करें, मधुमक्खियों का पालन करें, तो इसी को हम कहेंगे दोस्तों एपीकल्चर। अब एपीकल्चर जब हम करते हैं, मधुमक्खी पालन जब हम करते हैं दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे मधुमक्खी के उत्पाद। बहुत मजा आएगा, जीरो से एंड तक सारी चीजें बताऊंगा, एक चीज बाहर नहीं जाएगी। मधुमक्खी पालन के उत्पाद, मधुमक्खी पालन के उत्पाद। अब मधुमक्खियों के पालन से हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें तो क्या हो सकता है? शहद हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? शहद हो सकता है। इस शहद के अलावा क्या हो सकता है? शहद के अलावा हो सकता है वैक्स, यानी कि मोम। क्या हो सकता है? मोम हो सकता है, वैक्स हो सकता है। ये तो हो गया हनी और ये हो गया मोम, वैक्स। ठीक है, ये दो चीजें मुख्यतः हमें क्या होती हैं? मधुमक्खी पालन से हमें प्राप्त होती है। हालांकि मधुमक्खी पालन के फायदे तो और भी बहुत हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर आर्थिक महत्व की बात कर रहे हैं कि इनसे प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनको हम सेल आउट करेंगे, उनको हम बेचेंगे, तो उनसे हमें धन की प्राप्ति होगी, उस विषय में हम बात कर रहे हैं। तो उस विषय में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या आ जाती है? शहद और मोम आ जाता है। क्या आ जाती है दोस्तों? शहद और मोम आ जाता है। तो सबसे पहले तो इतना नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। इतना नोट हो गया तो आगे चलूं मैं, इतना आपने नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मधुमक्खी का वैज्ञानिक वर्गीकरण। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि मधुमक्खी के संघ का नाम क्या है, मधुमक्खी के वर्ग का नाम क्या है, मधुमक्खी के गण का नाम क्या है, मधुमक्खी की जाति का नाम क्या है, और संघ का नाम अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे मधुमक्खी का वर्गीकरण। हेडिंग लगाइए दोस्तों, मधुमक्खी का वर्गीकरण। तो मधुमक्खी के वर्गीकरण की हम बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। देखो, वर्तमान समय में परीक्षाओं का जो स्तर है ये बहुत ज्यादा उच्च हो चुका है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए जो भी बिंदु आप पढ़ो, बेशक आप कम पढ़ लो, ठीक है, चाहे आप 70% कोर्स पढ़ लो, ठीक है, लेकिन जो पढ़ो वो ऐसा पढ़ो कि उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो इधर उधर ना हो सके, ये बात आप सुनिश्चित करके पढ़े। ठीक है, हाँ पीयूष, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों से एक निवेदन है, ठीक है, कि आप और भी लोगों तक पहुंचाएं चीजों को। ठीक है, तो मधुमक्खी का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में सबसे पहली बात आती है जगत। क्या आती है दोस्तों? जगत की बात आती है। देखो आराम से सुना, सबसे पहले सबसे बड़ा होता है वर्गीकरण में जगत। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एच व्हीटेकर। क्या नाम था? एच व्हीटेकर। और एच व्हीटेकर नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों जीवों की पहचान के लिए, किसके लिए? जीवों की पहचान के लिए, पहचान हेतु, जीवों की पहचान के लिए पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं इनका क्या किया? वर्गीकरण प्रस्तुत किया। क्या किया? वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये जो वर्गीकरण है, ठीक है, ये जो वर्गीकरण है किसके द्वारा? एच व्हीटेकर साहब के द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण है ये सबसे मान्य वर्गीकरण है। और इन्होंने कहा कि जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी जीव हैं उनको 5 जगतों में इन्होंने वर्गीकृत किया। कितने जगतों में? 5 जगत। इन्होंने कहा कि सभी जीवों को कितने जगतों में? 5 जगतों में विभाजित किया जाता है। या कुल मिला के कह दो कि एच व्हीटेकर साहब ने सभी पृथ्वी के सभी जीवों को 5 जगतों में बांट दिया।
इसलिए इनके द्वारा दिए गए इस कॉन्सेप्ट को पंच जगत संकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच जगत संकल्पना। एग्जाम में प्रश्न पूछे, एग्जाम में सीधा प्रश्न आपसे पूछे पंच जगत संकल्पना का सिद्धांत किसने दिया, एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पंच जगत संकल्पना का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका जवाब वहां पर आ जाएगा। किसने दिया दोस्तों? एच व्हीटेकर ने। किसने दिया? एच व्हीटेकर नामक वैज्ञानिक ने पंच जगत संकल्पना का सिद्धांत दिया। इन्होंने सभी जीवों को 5 जगतों में बांटा। कितने जगतों में? 5 जगत। ये 5 जगत कौन कौन थे? कौन कौन से थे? एक तो प्रोटिस्टा। क्या कहा इन्होंने कि एक जगत का नाम था प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय जीव आएंगे। एक का नाम है मोनेरा। क्या नाम है? मोनेरा। एक का नाम दिया इन्होंने कवक। क्या दिया? प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक या फंजाई कह दो, एक ही बात है, कवक। एक का नाम दिया एनिमेलिया, एनिमेलिया, और एक का नाम दिया प्लांटी। क्या नाम दिया? प्लांटी। प्लांटी में पादपों को रखा गया, प्लांटों में, प्लांटी जगत में इन्होंने पादपों को रखा, एनिमेलिया में जंतुओं को रखा, कवक में फंगस को रखा, मोनेरा में भी एक कोशिकीय जीव ही थे और प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय जीव थे। लेकिन प्रोटिस्टा में जो एक कोशिकीय जीव थे वो ऐसे थे जो हरे रंग के थे और जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे। मोनेरा में इस टाइप के एक कोशिकीय जीव थे जो खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते थे। ठीक है, हाँ भाई हेमराज राम राम भाई, ठीक है, राम राम सभी को। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मधुमक्खी के वर्गीकरण में सबसे बड़ा आधार होता है जगत। कौन होता है? जगत होता है। और जगत की संकल्पना किसने दी? एच व्हीटेकर ने। यानी जीवों का वर्गीकरण, जीवों को पहचानने के लिए जीवों का वर्गीकरण किया गया। पृथ्वी पर जितने भी जीव उनको 5 जगतों में बांटा गया, जिसको पंच जगत संकल्पना कहा गया। ये संकल्पना देने वाले वैज्ञानिक थे एच व्हीटेकर, इसलिए कहते हैं कि एच व्हीटेकर की पंच जगत संकल्पना है, जिसमें 5 जगत है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, एनिमेलिया और प्लांटी है। ठीक है, अब देखिए पहचान के लिए हालांकि नामकरण पद्धति भी आगे आएगी, मैं बताऊंगा अगले पेज पे। ठीक है, नामकरण में जिसमें अपन कैरोलस लिनियस साहब की बात करेंगे। अब जगत की बात करते हैं तो कौन सा जगत है? अब मधुमक्खी में कौन से जगत में आती है? तो मधुमक्खी प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, कवक, प्लांटी में आती क्या? नहीं, एनिमेलिया में आती है। जंतु है, जंतु है तो एनिमेलिया में आएगी ना। अरे भाई जंतु है तो किस में आएगी? एनिमेलिया में। तो जगत हो गया जंतु। जगत क्या हो गया? जंतु कह दो या एनिमेलिया कह दो, जगत हो गया जंतु। तो मधुमक्खी के जगत का नाम क्या है? जंतु है, एनिमेलिया है। जगत का नाम क्या है? जंतु है दोस्तों, एनिमेलिया है। सीधी बात है। ओके, इसके बाद जगत के बाद आता है दोस्तों संघ। क्या आता है? संघ। अब मधुमक्खी के संघ की बात करें तो मधुमक्खी के संघ का नाम है ऑर्थोपोडा। क्या नाम है दोस्तों? ऑर्थोपोडा। मधुमक्खी के संघ का नाम क्या है? तो मधुमक्खी के संघ का नाम है ऑर्थोपोडा। अब बात आती है कि साहब ऑर्थोपोडा क्या है? तो देखिए ऑर्थोपोडा को समझिए। ऑर्थोपोडा की बात आती है, ऑर्थोपोडा की बात आती है तो ऑर्थोपोडा को समझिए। ऑर्थोपोडा अगर मैं आपको बताऊं, यहां बता देता हूं, सबके बारे में इधर बताता जाऊंगा ना। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा की हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहली बात तो आप ये कहेंगे ये दुनिया का सबसे बड़ा संघ है। क्या है ये? दुनिया का सबसे बड़ा संघ। दुनिया का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? सबसे बड़ा संघ तो वह है ऑर्थोपोडा। अब आपने कहा साहब सबसे बड़ा क्यों है? तो सबसे बड़ा इसलिए क्योंकि इसमें जीवों की संख्या सबसे ज्यादा है। जीवों की संख्या सर्वाधिक। सबसे ज्यादा किस संघ में जीवों की संख्या है? तो जीवों की संख्या सर्वाधिक है ऑर्थोपोडा में। कितनी है? लगभग 9 लाख प्रजातियां। कितनी है? लगभग 9 लाख प्रजातियां हैं इसमें। ये तो प्रजातियां हैं, 9 लाख प्रजातियां। इनकी उपप्रजातियां कितनी होंगी वो अलग बात है। ठीक है, तो लगभग 9 लाख प्रजातियां इस संघ में वर्गीकृत की गई हैं। तो इस संघ को दुनिया का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। विशेषता क्या है कि साहब किसको रखेंगे? यही तो बात है कि ऑर्थोपोडा जो संघ इसमें रखेंगे किसको, क्या विशेषता होनी चाहिए उस जीव में, उस जंतु में जिसको हम ऑर्थोपोडा में रख दें। तो विशेषता में है दोस्तों शरीर खंडोयुक्त। शरीर खंडोयुक्त। शरीर क्या होगा? खंडोयुक्त होगा।
वह संधि युक्त उपांग, वह संधि युक्त उपांग। अब ये क्या मामला है समझो। उपांग का मतलब होता है दोस्तों हाथ और पैर। क्या होता है? हाथ और पैर। ठीक है। संधि युक्त मतलब जॉइंटस, जॉइंटस अपार्टस। क्या हो गया? जॉइंटस अपार्टस हो गया। ठीक है। मतलब आपने जैसे बिच्छू देखा, देखो इस तरह से बिच्छू होता है। अब बिच्छू के जो हाथ पैर होते हैं उनमें आपने इस तरह से ऐसे खंड देखे होंगे। ये जो ब्लॉक्स देखे ना, ये खंड इस तरह से, जैसे केचुआ जो है, सॉरी केचुआ एनालिडक है। ओके, तो जैसे आपने चींटियां देखी होंगी, उनके शरीर पे देखो इस तरह से, मधुमक्खी देखी होगी आपने, शरीर पे इस तरह से लाइनें बनी होती हैं, है ना? इस तरह से होती है मधुमक्खी। ठीक है। तो इस तरह से उस पर शरीर पर ये लाइनें बनी होती हैं। शरीर पर क्या बनी होती है? ये लाइनें जो बनी होती है दोस्तों, इनको कहते हैं खंड युक्त शरीर। और जो अपार्टस है, हाथ पैर है, वो संधि युक्त है। हाथ पैर क्या है? संधि युक्त है। तो जिन जीवों का शरीर खंडो युक्त हो, साथ में जिन जीवों के हाथ और पैर संधि युक्त हो, ठीक है, इस तरह से जॉइंट वाले हो, जैसे अपने अंगुली के बीच में देखिए जॉइंट्स है ना, इस तरह से अगर हो ऐसे पूरे हाथ और पैर, तो वो किस में रखा जाएगा? वो ऑर्थोपोडा की विशेषता हो जाएगी, ऑर्थोपोडा में उसको रखा जाएगा। क्लियर? ओके, आ जाओ बैक, अगर नोट कर लिया तो हम कह रहे हैं कि मधुमक्खी के संघ का नाम क्या है? तो संघ का नाम है ऑर्थोपोडा। हाँ भाई संजय, रेगुलर पढ़ाएंगे भाई, बिल्कुल रेगुलर, ठीक है ना? अब बात आती है वर्ग की। किसकी बात आती है? वर्ग की बात आती है। और वर्ग कौन सा है? कीट है। वर्ग कौन सा है? इंसेक्ट। ये तो ये कीड़े मकोड़े आ गए भी। अरे मक्खी आएगी तो मक्खी जब भी खाने पे या घर में कहीं बैठती है तो हम क्या कहते हैं? कीड़े मकोड़े आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, है ना? इंसेक्ट्स। अब वो काला हिट लेके आते हैं, वो काले हिट पे भी लिखा होता है इंसेक्ट्स को मारने के लिए पेस्टिसाइड है, तो इंसेक्ट्स, वहां पर भी आपको मक्खी का चित्र इस तरह से मिलता है। तो इंसेक्ट्स हो गया। वर्ग क्या हो गया? इंसेक्ट हो गया। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े हो गए। ठीक है, इंसेक्ट्स क्या हो गया? कीड़े मकोड़े हो गए। गण की बात करें तो हायोमेनोप्टेरा। ठीक है, गण की बात करें तो क्या है? हायोमेनोप्टेरा। गण हो गया हायोमेनोप्टेरा। हालांकि गण के बारे में पूछता नहीं है ना, वर्ग के बारे में पूछता है, संघ के बारे में और वंश और जाति के बारे में प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना। तो गण क्या हो गया? हायोमेनोप्टेरा। हायोमेनोप्टेरा। आप लोगों के कमेंट्स भी देख लेता हूं एक बार, है ना? ओके 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 भाई, ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, चलिए, कुल हो गया एपीडी। कुल क्या हो गया? एपीडी। गण के बाद आता है कुल, और कुल हो गया दोस्तों एपीडी। कुल हो गया एपीडी। कुल के बाद आता है वंश। क्या आता है? वंश। और वंश हो गया एपिस। क्या हो गया? एपिस। और जातियां सबकी अलग अलग है। जातियां क्या है? अलग अलग हो सकती हैं। जातियां क्या हो सकती है दोस्तों? अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मैं कहूं एपिस डोरसेटा, तो वो डोरसेटा क्या हो जाएगी? उसकी जाति हो जाएगी। डोरसेटा क्या हो जाएगी? जाति। जाति सभी की मैं क्या लिखूंगा? अलग अलग लिखूंगा, छोड़ देना इसको खाली। ठीक है, ओके, वापस आओ। हमने कहा कि वैज्ञानिक तरीकों से या आधुनिक विधियों को अपनाते हुए अगर हम मधुमक्खी का पालन करते हैं तो इस विधि को एपीकल्चर कहते हैं। यानी कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी का पालन हम इसलिए करते हैं ताकि इससे प्राप्त होने वाले उत्पादों को बेच सके, उनसे अर्थ अर्जन कर सके, धन कमा सके, इसलिए इनका आर्थिक महत्व होगा। क्या होगा? आर्थिक महत्व होगा। ठीक है, ओके। फिर बात आती है मधुमक्खी का वर्गीकरण। वर्गीकरण में जगत संकल्पना देने वाले थे एच व्हाइटेकर, जिन्होंने जीवों की पहचान के लिए ये संकल्पना दी थी। वर्गीकरण किया जीवों का, 5 जगतों में बांटा पृथ्वी के सभी जीवों को, इसे पंच जगत संकल्पना कहा गया। प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, एनिमलिया, प्लांटी, ये क्या है? जगत है। फिर संघ की बात आई तो मधुमक्खी का संघ है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो संघ है दुनिया का सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि जीवों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है, लगभग 9 लाख प्रजातियां इसमें। इस संघ में जिन जीवों को रखा जाएगा उनकी विशेषता है कि शरीर खंडो युक्त और उपांग यानी हाथ और पैर संधि युक्त हो, उनको रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने कहा वर्ग है कीट, गण है हायोमेनोप्टेरा, कुल है एपीडी, वंश है एपिस। वंश ध्यान रखना, पूछ लेता है कई बार। वंश एपिस है और जाति सबकी अलग अलग आएगी। जैसे अभी मैं बता रहा था कि जैसे एपिस मेलिफेरा की बात करो तो एपिस वंश हो गया, मेलिफेरा जाति हो गई। अब ये होता है नामकरण। क्या होता है? नामकरण। अब ये नामकरण वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जीवों की पहचान के लिए जब जगत संकल्पना दी गई तो जगत संकल्पना के बाद
नाम भी तो दें। ये तो कह दिया कि ये जंतु है, अब अपन भी जंतु में आते हैं, ठीक है, अपन भी जंतु में आते हैं, संघ अपना चेंज हो जाएगा, कोडेटा हो जाएगा। तो फिर नाम क्या दें, अपन तो सब एक जैसे हैं, इतनी सारे व्यक्ति हैं, तो उनको पहचान के लिए नामकरण किया गया। क्या किया गया? नामकरण। पहचान के लिए अगला प्रोसेस क्या किया गया? वर्गीकरण के बाद में नामकरण। पहले वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण एच वही टेकर ने किया, और अब नामकरण पर बात करते हैं। तो पहचान के लिए जो नामकरण है, इस नामकरण पद्धति को देने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। कौन थे? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए एग्जाम में तो बता देना, ठीक है। आज तक तो अपनी बुक से बाहर कभी गया नहीं है और ना जाने देंगे। ओके, गुड मॉर्निंग भाई। यस, कैरोलस लीनियस। ये जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने नामकरण की एक पद्धति दी थी दोस्तों, और इस पद्धति को नाम दिया गया द्विनाम पद्धति। क्या नाम दिया गया? द्विनाम पद्धति। कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की एक पद्धति दी, और उस पद्धति का नाम क्या दिया गया? इस पद्धति का नाम दिया गया द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या है? इन्होंने कहा कि जब भी हम जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे, जब भी हम जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे, कैरोलस लीनियस ने कहा कि जब भी हम जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो वैज्ञानिक नाम में दो खंड लिखेंगे। एक फर्स्ट खंड होगा, पहला पार्ट होगा, एक सेकंड खंड होगा, सेकंड पार्ट होगा। जो पहला खंड नाम का हम लिखेंगे उसे हम वंश कहेंगे, यानी वो वंश का नाम होगा, और जो दूसरा खंड नाम का लिखेंगे वो होगा जाति का नाम। किसका होगा? वो जाति का नाम होगा। क्लियर? यानी पहले वंश का नाम आएगा, फिर जाति का नाम आएगा, ठीक है। चूंकि नामकरण में दो खंड लिए, इसलिए इसको द्विनाम पद्धति नाम दिया गया। इसी आधार पर अगर अपन एग्जांपल देखें कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम देखें तो मनुष्य का वंश क्या है? पहले खंड में वंश आएगा। वंश क्या है? होमो। वंश क्या है? होमो है। और जाति है सेपियंस। जाति क्या है? सेपियंस है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? होमो सेपियंस। क्या हो गया? होमो सेपियंस। ये अंडरलाइन करना भी जरूरी है। या तो आप अक्षरों को इंग्लिश में तिरछा लिखें और पहला अक्षर बड़ा लिखें। जैसे होमो लिखेंगे तो इस तरह से लिखें, ऐसे। अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो, और सीधा हिंदी में लिखते हैं, तो इनको अंडरलाइन करना भी जरूरी है। तरीका तो ये है नामकरण का, कि अगर आप अलग अलग अंडरलाइन नहीं करते हो तो वो सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वंश हो गया, जाति हो गई। पहला नाम वंश का, दूसरा जाति का। ये पद्धति द्विनामकरण पद्धति है, कैरोलस लीनियस ने दी। इस बात के बारे में कैरोलस लीनियस ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था। यानी कि आपको कभी अगर ये प्रश्न पूछ ले कि द्विनाम पद्धति का उल्लेख या द्विनाम पद्धति का प्रकाशन सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ, कि नामकरण की पद्धति इस तरह से हम अपनाएंगे कि पहले वंश का नाम लिखेंगे और फिर जाति का नाम लिखेंगे, तो ये पद्धति के विषय में या इसके बारे में जो सबसे पहला प्रकाशन हुआ या सबसे पहले बार ये बात जो लिखी गई वो किस पुस्तक में लिखी गई, तो कैरोलस लीनियस साहब की पुस्तक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। कई बार कथन वाले प्रश्नों में पूछ लेता है, कथन वालों में, ठीक है, वो कह देगा आपको कि द्विनाम पद्धति के विषय में। देखो प्रश्न कैसे बना सकता है यहाँ से। आप लोग समझते हैं कि यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा, पर मैं बताता हूँ प्रश्न कैसे बना सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि द्विनाम पद्धति के संबंध में, प्रश्न सुनना देखो, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति के संबंध में, द्विनाम पद्धति के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। गलत कथन का क्या करें? चुनाव। यानी वो आपको कथन देगा और कहेगा इनमें से जो बात द्विनाम पद्धति के लिए गलत है उस बात का आप क्या करो? चुनाव करो। ये आपसे कह सकता है। तो देखिए किस तरह से आप चुनाव करोगे, ध्यान दें। पहला आपको कथन दिया, ए यह पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी। देखो इसका खुद का नाम है, दो खंडों में, कैरोलस लीनियस ने दी, पहली बात। दूसरी बात आपको यहां पर कह सकता है यह जीवों के नामकरण की पद्धति है, यह जीवों के नामकरण की पद्धति है,
नामकरण की पद्धति है। ठीक है, तीसरा आपको यहां पर विकल्प दे सकता है दोस्तों, वो आपसे कह सकता है, क्या कह सकता है कि इस पद्धति में प्रथम खंड या नाम वंश तथा द्वितीय खंड जाति को इंगित करता है। लिख लेना ये प्रश्न साथ में, एग्जाम में छपे मिलेंगे तब कहोगे कि वाह क्या बात है। ठीक है, और एक है सभी। अब बताओ, फटाफट कमेंट्स करके बताओ कि इसका जवाब क्या है आप लोगों की तरफ से, जल्दी बताइए, कमेंट्स करके बताइए फटाफट। थोड़ा वॉइस में आप लोगों को हल्की सी बाहरी सुसुराहट सुनाई दे रही होगी, इस सुसुराहट को बंद कर देंगे। ठीक है, चिंता ना करो। ओके, डी सिया शर्मा, ओके डी जवाब इनका है, अच्छी बात है। चलिए आगे, ओके आ जाओ भाई, सही है। तो अब बात करते हैं मधुमक्खी की प्रजातियों की। किसकी बात करते हैं? मधुमक्खी की प्रजाति। वर्गीकरण की बात कर ली, अब मधुमक्खी की प्रजातियों की बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए, मधुमक्खी की प्रजातियां। मधुमक्खी की प्रजातियां, मधुमक्खी की प्रजातियों के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। समय को भी देखना होगा। ओके सही है, बच रहा है अभी तो। ठीक है, मधुमक्खी की प्रजातियां। दोस्तों मधुमक्खी की जो प्रजातियां है ना, इसमें सबसे पहली बात तो लिखो कि भारत में मधुमक्खी की 4 प्रजातियां हैं। भारत में मधुमक्खी की कितनी प्रजातियां हैं? तो भारत में मधुमक्खी की 4 प्रजातियां हैं। 4 प्रजातियां, भारत में मधुमक्खी की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। 4 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में मधुमक्खी की प्रजातियां पाई जाती हैं मित्रों 4। ठीक है, ये 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो है एपिस इंडिका, पहले नाम लिखा देता हूं फिर एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। एपिस इंडिका। दूसरी प्रजाति है एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा। तीसरी जो प्रजाति है वो है एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। और चौथी जो प्रजाति है दोस्तों वो है एपिस फ्लेरिया। कौन सी है? एपिस फ्लेरिया, एपिस फ्लेरिया। 4 प्रजातियां मधुमक्खी की। कितनी प्रजातियां? 4। कहां पे? भारत में। 4 प्रजातियां कौन कौन सी? एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा और एपिस फ्लेरिया। इसमें देखो ये एपिस जो है ना, यहाँ पर बार बार एपिस शब्द आ रहा है। ये एपिस क्या है? ये एपिस है वंश। क्या है? वंश है। और इंडिका किसका नाम है? तो इंडिका जाति का नाम है। मैंने कहा था कि सेकंड खंड जो है वो किसका होगा? जाति का होगा। ऐसे अगर इसमें देखें तो एपिस तो क्या हो गया? एपिस तो हो गया वंश। क्या हो गया? वंश का नाम। और डोरसेटा क्या हो गया? तो डोरसेटा हो गया दोस्तों जाति का नाम। डोरसेटा क्या हो गया? जाति हो गया, जाति। ठीक है, डोरसेटा हो गया जाति का नाम। इस तरह से बाकी में भी यही मामला है। आर्ट से हूं बट ये समझ आ रहा है अच्छे से। ओके सियाराम शर्मा, आप आर्ट से और अच्छे से समझ में आ रहा है तो बस ये समझिए कि मेरा टीचर होना सफल हो गया। एक विद्यार्थी को भी अगर समझ में आ रहा है तो। एपिस और इसमें जाति हो जाएगी मेलिफेरा, एपिस वंश और फ्लेरिया इसमें हो जाएगी जाति। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अब हम 1 बाय 1 बात करेंगे, एक एक के बारे में बात करेंगे। तो एक एक के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे एपिस इंडिका। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब डिटेल में चर्चा शुरू हो गई है दोस्तों। नंबर 1 लिखे एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, एपिस
इंडिका, एपिस इंडिका की बात करते हैं। एपिस इंडिका, सबसे पहली बात तो अपने को ये बात पता चल गई कि भारतीय मधुमक्खी है। कौन सी प्रजाति है? भारत की प्रजाति है। ठीक है, कहां पाई जाती है? ये संपूर्ण भारत में पाई जाती है। तो पहली बात तो लिखो, यह संपूर्ण भारत में पाई जाती है। देखो, यह प्रजाति मधुमक्खी की, यह प्रजाति संपूर्ण भारत में पाई जाती है। संपूर्ण भारत में पाई जाती है। मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति है जो पूरे भारत में फैली हुई है, संपूर्ण भारत में पाई जाती है? तो वो है दोस्तों कौन सी? एपिस इंडिका। कौन सी है? एपिस इंडिका। इसको भारतीय मोना मक्खी भी कहते हैं। प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से किस मक्खी को भारतीय मोना मक्खी कहते हैं? तो इसको इंडियन मोना मक्खी भी कहते हैं, बीबी कहते हैं इसको। देखिए, इसे भारतीय मोना, एपिस इंडिका को क्या कहते हैं? इसे भारतीय मोना भी कहते हैं। भारतीय मोना मक्खी, भारतीय मोना मक्खी, मोना मक्खी भी कहते हैं, इसका नाम है। ठीक है, पूछ ले किस मक्खी को भारतीय मोना मक्खी कहते हैं, तो हमारा जवाब होना चाहिए एपिस इंडिका को। ठीक है, लंबाई आपसे पूछ ले कि इस मक्खी की लंबाई कितनी होती है, तो ये 15 mm होती है। कितनी होती है? 15 mm होती है। देखो, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी होती है? 15 mm, 15 मिलीमीटर, 15 mm होती है ना, छोटी सी। इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 15 mm की इसकी लंबाई होती है, इसकी शरीर की। संपूर्ण भारत में पाई जाती है, ध्यान रहे। ठीक है, और मोना मक्खी कहते हैं, लंबाई इसकी कितनी होती है? 15 mm होती है। अंधकार में रहना पसंद करती है। देखो, यह अंधकार में, यह अंधकार में रहना पसंद करती है। ये क्या करती है? अंधकार में रहना पसंद करती है। अब देखो, अंधकार में रहना पसंद करती है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो छोटी माली मक्खी होती है ना, जो छोटा छत्ता बनाती है अपने घर के आसपास में, वो बड़े वाला नहीं, वो डोर सेटा हो जाएगी। जो पानी की टंकियों पे बड़ा होता है, बिल्डिंगों के ऊपर बड़े बड़े छत्ते लगे होते हैं, वो डोर सेटा हो जाएगा। मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूँ, जो पेड़ में लग गया इतना सा। ठीक है, ऐसे ये वाले। तो कई बार देखते हो ना आप, जैसे कुछ लकड़ियां वगैरह गांव की अगर आप हो तो गांव में आपने देखा होगा, लकड़ियां वगैरह जहां पड़ी होती है वहां एकदम अंधेरे में जाके जो है ये अपना क्या बनाती हैं, जो है वो छत्ता बनाती हैं। तो ये अंधकार में रहना क्या करती हैं? पसंद करती है। इस बात को ध्यान रखना। स्वभाव से क्या होती है? ये शांत स्वभाव की होती है, और स्वभाव शांत है, उग्र नहीं होता, स्वभाव शांत है, तो इनको पालना आसान होता है। देखिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि मधुमक्खियों में आत्मरक्षा के लिए पाया जाता है डंक। क्या पाया जाता है? डंक पाया जाता है, जिसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, ये सारी बातें अपन करेंगे, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, ऐसे इस तरह से नहीं। तो शांत स्वभाव की होती है, इसलिए पालना आसान है, यानी कि एपीकल्चर करने में इनको उपयोग में ले सकते हैं। तो लिखो अगली बात, ये प्रजाति शांत स्वभाव की होती है। ये प्रजाति शांत स्वभाव की होती है, अतः इसे पालना आसान है। अतः इसे पालना क्या है मित्रों? इसे पालना आसान है। अतः इसे पालना क्या है? आसान है। शांत स्वभाव की है तो भैया कोई पाल लेगा। गाय शांत स्वभाव की होती है, इसलिए तो हम उसको पाल लेते हैं। पालते कि नहीं पालते, है ना? बात सही है कि नहीं है? ठीक है, कहाँ बढ़ाएगी? झाड़ियों में, पेड़ों में, इमारतों में। बता ही चुका हूं, झाड़ी में, पेड़ों में, इमारतों में अपने क्या बढ़ाएगी? ये छत्ते बढ़ाएगी। तो लिखो, यह है अपने छत्ते, यह अपने छत्ते झाड़ियों, यह अपने छत्ते झाड़ियों, इमारतों वह पेड़ों में बनाती है। वह पेड़ों में बनाती है। कहां बनाती है भैया? छत्ते जो बनाती है अपने, ये झाड़ियों में बनाती है, पेड़ों में बनाती है, इमारतों में बनाती है। वहां पर भी उन स्थानों पे बनाती है जो थोड़ा डार्क में होते हैं। ठीक है, जो थोड़ा अंधकार की साइड में होते हैं, वहां पर इनके द्वारा ये छत्ते बनाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि साहब इससे जो आर्थिक लाभ है वो क्या है?
और हम आर्थिक लाभ के लिए तो पढ़ रहे हैं, और जो आर्थिक लाभ है वो आर्थिक लाभ सीधी सीधी बात है कि इनसे शहद प्राप्त होगा। अब शहद प्राप्त होगा तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि इस प्रजाति से एक वर्ष में कितना शहद जो है वो प्राप्त होता है, पूछ सकता है। तो लिखेंगे अगली बात, देखो इस प्रजाति से एक वर्ष में, इस प्रजाति से एक वर्ष में लगभग 10 से 15 किलो, कितना, 10 से 15 केजी शहद प्राप्त होता है, शहद प्राप्त, ठीक है। इस प्रजाति से एक वर्ष में लगभग कितना दोस्तों, 10 से 15 किलो शहद प्राप्त होता है, ठीक है, ओके, 10 से 15 किलो। अब ये छत्ते बनाती है, छत्ते का आपको परिमाप पूछ ले कि कितना बड़ा होता है, मैंने कहा छोटा सा होता है, तो कोई ना कोई परिमाप तो होता होगा छोटे बड़े का, तो इसके छत्ते का परिमाप होता है 1 फीट का, जैसे इस तरह से, ऐसा छत्ता देखा होगा लगभग 1 फीट का होता है, ठीक है। देखो इसके छत्ते का परिमाप एपिस इंडिका के है ना, इसके छत्ते का परिमाप लगभग 1 फुट होता है। इसके छत्ते का परिमाप कितना होता है, 1 फीट का परिमाप होता है दोस्तों इसके छत्ते का। बात क्लियर है? अरे साथ में नोट करते चल रहे हो कि नहीं चल रहे, ये तो बता देना, नोट करना जरूरी है। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई भावेश। ओके, तो हाँ, ये बात हो गई किसके बारे में, ये एपिस इंडिका के बारे में बात हो गई। 4 प्रजातियां बताई मैंने, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस मेलिफेरा और एपिस प्लेरिया। सबकी बात करेंगे 1 बाय 1, एक एक की बात यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। ओके चलो, आज देखो चूंकि पहली क्लास थी, इंट्रोडक्टरी थी, लेकिन इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आप लोगों का समय खराब किया नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन सब जानते हैं, सब होशियार है, समझदार है। सीधा मामला है तो 57 दिन बच्चे में पढ़ने का मामला है। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ पूरा, आज अपन ने जो पढ़ा है ध्यान देंगे। आज अपन ने जो जहां से शुरू की, मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ, ताकि आप हमेशा यही उद्देश्य लेके चलेंगे कि हमें सारा मामला क्लास में याद करना है। सबसे पहले अपन ने यहाँ से चर्चा चालू की थी कि जूनियर अकाउंटेंट में 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर सेकंड के पहले आपको मैंने सब्जेक्ट बताए, अकाउंटेंसी, बीओ, ऑडिट, जीएफएनडीआर, आरएसआर और इकोनॉमिक्स। पेपर फर्स्ट के सब्जेक्ट बताए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके और कंप्यूटर, जिसमें हम पढ़ेंगे साइंस 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 अंक के आएंगे। फिर अपन ने बात की कि साइंस में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी है। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया, फिर अपन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इस वे में अपन चलने वाले हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में तो इतना आनंद आ जाएगा कि लाइफ में कहोगे सब कुछ छोड़ के टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे अब, ठीक है। इतना बढ़िया से कराऊंगा। फिर एक बार कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने आज तक 57 दिन अभी एग्जाम के बच्चे में, अभी तक भी अगर आप लोगों ने साइंस का एस भी नहीं पढ़ा है तो बिंदास हो जाओ, कोई बात नहीं। 25 में से 25 करवा के दिखाऊंगा, बस शर्त यह कि क्लास रेगुलर लेंगे, क्लास को नियमित रूप से लेंगे और साथ में लिखेंगे। मैं जैसे ही यूनिट पूरी होती जाएंगी, क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवाता जाऊंगा, पुरानी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी, जैसे जंतु का आर्थिक महत्व चल रहा है, इसमें सारे टॉपिक होते ही पुरानी एग्जामों में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए पिछले 10-15 साल में, वो क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। वो क्वेश्चन सोल्व करवाने के बाद में अब महत्वपूर्ण पर्सन एग्जाम के दृष्टिकोण से और क्या बनते हैं वो सोल्व कराऊंगा। फिर क्या बच जाएगा यार, यही कर रहा हूं, थ्योरी पूरी, ठीक है, फिर ओल्ड एग्जाम पेपर, फिर आपके मॉडल पेपर, साथ के साथ यूनिट टू यूनिट चलेंगे। फिर आपका बच क्या गया ये पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। कविता कह रही है सर आपने बुक में तो इतना मैटर नहीं दे रखा। अपडेट बेटा, हर चीज अपडेट हो जाती है। मैं कल पढ़ाऊंगा तो यही टॉपिक आप मेरे से आने वाले कल को पढ़ोगे ना, 2 दिन बाद पढ़ोगे, तो इसमें मैं 4 लाइनें और ऐड कर दूंगा, ठीक है। बुक है, आप मेरी बुक को आराम से पढ़िए अच्छे से, सबको पता है भूमिका पब्लिकेशन के नाम से मेरी पुस्तक है, वो आप मार्केट में आराम से ले पढ़ो उसको। और कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिनको बुक में लिखना संभव नहीं है। अगर मैं ये सारी चीजें बुक में लिखने लग जाऊंगा तो केवल जंतु के आर्थिक महत्व के 25 पेज हो जाएंगे, विद्यार्थी लेगा ही नहीं। इस तरीके से बुक हो जाएगी 400-500 पेज की। आप ले लोगे क्या 25 प्रश्नों के लिए? नहीं लेगा स्टूडेंट, ठीक है। हर चीज ध्यान देनी पड़ती है। आ जाओ दोस्तों, तो जंतु का आर्थिक महत्व पहली यूनिट अपन ने प्रारंभ किया, आपके सिलेबस में अलग से यूनिट दे रखी है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल। जंतु का पालन उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के लिए किया जाता है जिनसे अर्थ अर्जन किया जाता है। जंतु उत्पाद प्राप्त करने के लिए इनका पालन करना या संवर्धन करना शामिल है, ठीक है।
फिर हमने कहा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, तो मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, लाख संवर्धन, मोती संवर्धन, पशु पालन, डेयरी उद्योग, ऊन उद्योग, प्रवाल विधियां, ये सारे अपन किसमें पढ़ेंगे, इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने सबसे पहले प्रारंभ किया मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या है दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। ये आपसे क्या एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन। तो आधुनिक विधियों को अपनाते हुए या वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाते हुए, उन विधियों को अपनाते हुए यदि हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं तो वो कहलाता है एपीकल्चर। अब मधुमक्खी हमने पाल तो ली साहब, उत्पाद क्या मिलेंगे इससे, उत्पाद मिलेंगे आपको शहद और वैक्स मोम मिलेगा। शहद आप जानते हैं क्या उपयोग आता है, वैक्स जो मोम होता है इसका बहुत सारी चीजें बनाने के काम में आता है, आगे बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद हमने बात की यहाँ पर इसके वर्गीकरण की, कि जिस जीव के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधा पूछ सकता है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में ही ये प्रश्न पूछा हुआ है। शायद 13 की भर्ती थी या 11 की भर्ती थी, एक बार देख लेना, मेरे 11, 12, 13 में थोड़ा चेंजेज है। जो 14, 15, 16 में जो भर्ती हुई थी उससे पहले वाली भर्ती थी, शायद वो 11 की भर्ती थी, शायद 13 में हुई थी, ऐसा कुछ था मामला, एक बार देखना। उसमें प्रश्न पूछा था कि मधुमक्खी के संघ का नाम क्या है, तो संघ का नाम है ऑर्थोपोडा। तो यहाँ पर वर्गीकरण हमने देखा, जगत, जंतु जगत, ठीक है। जंतु जगत का मतलब क्या है, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है एच व्हिटेकर। व्हिटेकर ने सभी जीवों की पहचान करने के लिए उनका वर्गीकरण किया, 5 जगतों में बांट दिया, इसी को पंचजगत संकल्पना दी गई। वो 5 जगत कौन कौन से थे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, एनिमेलिया और प्लांटी थे, ठीक है। तो ये तो जगत हो गया। फिर संघ ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के बारे में मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा संघ है। क्यों है, क्योंकि जीवों की संख्या सर्वाधिक है, कितनी है, लगभग 9 लाख प्रजातियां हैं। क्या विशेषता है, यानी कि कौन से जीवों को हम इसमें रखेंगे, क्या विशेषता होनी चाहिए, जिन जीवों का शरीर खंड युक्त यानी कि संधि युक्त उपांग हो, ये याद रख लो आप, तो हाथ पैर क्या हो, जॉइंटस हो, जॉइंट मतलब इस तरह से, ओके। वर्ग, कीट, गण, हायोमोनिप्टेरा, कुल, एपीडी, वंश, एपिस और जाति सबके अलग अलग है, ये मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करें, सबसे पहले एक प्रश्न अपन ने देखा, ये बता दिया। फिर अपन ने सबसे पहले बात की मधुमक्खी की प्रजातियों की, कि भारत में मधुमक्खी की प्रजातियां कितनी है, 4 प्रजातियां, कितनी है, 4। कौन कौन सी है, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लेरिया, ये 4 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। जिनमें एपिस वंश का नाम है और इंडिका जाति का नाम है, ध्यान रखना, क्योंकि द्विनाम पद्धति में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम को 2 खंडों में लिखेंगे, पहला खंड वंश का होगा, दूसरा खंड जाति का होगा। एपिस वंश है, डोर्सेटा जाति है, एपिस वंश है, मेलिफेरा जाति है, एपिस वंश है, फ्लेरिया क्या है, जाति है। इसके बाद सबसे पहले अपन ने बात की, बुक क्यों नहीं पढ़ोगे आप लोग, भाई मेरी बुक है, मैं कह रहा हूं आप पढ़िए, उसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, ओल्ड पेपर दिए हैं, सारांश दिया हुआ है, मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं, अरे उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, पढ़ो, पुस्तकों के बिना ज्ञान कहां से मिलेगा भाई, ठीक है। एपिस इंडिका, पहली प्रजाति की बात की, एपिस इंडिका, यह प्रजाति संपूर्ण भारत में पाई जाती है, पूरे भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है। इसे भारतीय मोना मक्खी कहते हैं। लंबाई की बात करें तो 15 mm। कहां रहना पसंद करती है, तो हम कहते हैं भैया अंधकार में रहना पसंद करती है। कैसी होती है स्वभाव में, शांत होती है, ठीक है, और शांत है तो पालना आसान है, आसानी से इसे पाला जा सकता है। छत्ते कहां बनाएगी, क्योंकि अंधकार में रहती है, शांत है तो एकांत पसंद होगा, तो ये किसी झाड़ी के अंदर साइड में, किसी पेड़ में, किसी इमारत में, वहां पर अपने छत्ते बनाएगी। फिर हमने बात की इस प्रजाति से क्या प्राप्त होगा, वो तो सबको पता है भाई, मधुमक्खी शहद के लिए प्राप्त हो, शहद के लिए हम पाल रहे, तो प्रजाति से एक वर्ष में लगभग 10 से यानी 12 महीने में लगभग 10 से 15 किलो जो है वो क्या प्राप्त होता है, 10 से 15 किलो शहद प्राप्त होता है। इसके छत्ते का परिमाप पूछ ले तो छत्ते का परिमाप लगभग 1 फीट होता है। कितना होता है, 1 फीट होता है। इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं। भावेश कह रहा है सर साइंस मेरी सब्जेक्ट है, बीएससी कंप्लीट हो गई है और मैं बीएड कर रहा हूँ, बीएसटी से नाम बताओ सर, बीएड करूँ बीएसटी से, बीएड कर रहा है या बीएसटी से, ये तो आपको खुद को ही पता है, ठीक है। बीएड मतलब भेड़, बीएड मतलब भेड़ चाल, ठीक है, देख लो, ओके। ये बात की अपने, देखिए मधुमक्खी के और भी फायदे हैं, वो परागण में सहायता करती है, ठीक है, और भी कई चीजें उनमें इसका फायदा मिलता है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे। थोड़ी समय की नजाकत थी, आज इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में थी, लेकिन मैंने क्लास प्रारंभ कर दी। कल हम आगे बात करेंगे एपिस डोर्सेटा, ठीक है, फिर इसके बाद में एपिस फ्लेरिया, एपिस मेलिफेरा सभी की बात करेंगे, फिर इनके छत्ते की बात करेंगे, इनके व्यवहार की बात करेंगे, इनमें एक डांस प्रकृति पाई जाती है, राउंड डांस, वैगल डांस, उसकी हम बात करेंगे, फिर इसके लाभ की बात करेंगे, इसके हानियों की बात करेंगे, ठीक है, ये सारी चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन इतना ही था, समय हो चुका है, तो लेना चाहूंगा विदा। तेजपाल जी कह रहे हैं सर बुक कौन सी आपकी, भूमिका पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है,
भूमिका पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों। ओके, चलिए तो नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।